हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड परीक्षा वानी का लाइन बाय लाइन रिवीजन। तो आज हम पहुंच गए हैं यूनिट 5 में। तो इसका भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो उत्तराखंड की नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात से रिलेटेड है। तो ये सब अच्छे से डिटेल में समझ के हम चीज़ें करेंगे और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ हम देखेंगे कि क्वेश्चन पूछते कैसे। तो ठीक है। और PYQs कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो वो सारे हम देखेंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इन सारी सीरीज़ को एक साथ देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, स्टार्टिंग से एंड तक आप देखते हैं तो आपके पूरे बुक का रिवीजन हो जाता है। और उससे आपको क्या होता है कि आप हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि हम बुक से पढ़ रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता हर टाइम पे। तो कभी कभी हम कुछ और काम कर रहे हैं तो हम वीडियोस सामने पे प्ले करके हम अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, बिज़ी होते हैं, लाइक उनको जॉब करना है, ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल करते टाइम लीड लगा के ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाता है। स्पीड बढ़ा के आप रिपीट करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो आजकल पढ़ाई तो इतनी ईजी हो गई है, हम कैसे भी कर सकते हैं, बस टाइम निकालने की और खुद को टाइम देने की बात है बस। वरना पढ़ाई बहुत इजी हो गई है। पहले से होता था कि बुक्स हमें नहीं मिलेंगी, हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, हमारा पहला पेपर है, हमें नहीं पता कैसे करना है। पहले से ये सारी रीजंस होते थे फेलियर्स के। बट अब तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तब भी सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि कैसे चीज़ें करनी है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको खुद से पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप सुन के याद कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। पहले से टीचर्स नहीं मिलते थे पढ़ाने के लिए अच्छे से, तो समझ नहीं आती थी चीज़ें। अब तो इंटरनेट पे एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। और वीडियोस से ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ाई बहुत इजी भी हो गई है एक हिसाब से हम देखें तो। और एक हिसाब से बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो गया, तो सेलेक्ट क्या करें ये भी एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो हर चीज़ के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं, तो हमें केवल प्लस पॉइंट देखने हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके सुन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5, जो कि है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। ठीक है, यहाँ अधिकांश नदियों का प्रवाह दक्षिण से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। मतलब सारी नदियाँ क्या है, या तो दक्षिण में बह रही हैं या दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम जब टोटल ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो तब हम नदी तंत्र को दो रूप में पढ़ते हैं। एक तो जो अरब की खाड़ी में गिरते हैं वो, उनके बेसिस पे, और एक जो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, उसके हिसाब से देखते हैं। तो उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो दक्षिण व दक्षिण पूर्व में ज़्यादातर गिरती हैं। ठीक है, यद्यपि राज्य की सभी नदियां संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा नदी तंत्र का अंग है, उत्तराखंड की नदियां। लेकिन यदि केवल राज्य से संदर्भ में देखें तो यहाँ छोटी छोटी कई नदियाँ हैं, जिसमें प्रमुख हैं गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में दी हुई हैं सहायक नदियाँ, इनको याद कर लेनी है एग्जैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यमुना नदी तंत्र में कौन कौन सी है। लास्ट अगर आपने ये पटवारी का एग्ज़ाम दिया था जो 8 जनवरी को हुआ था, उसमें डायरेक्टली पूछा था कि टोन्स किसकी सहायक नदी है। तो यमुना नदी तंत्र में हम देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। हनुमान गंगा, कृष्णगाढ़, भद्रीगाढ़, कमलगाढ़, टोन्स, गिरी, आसन आदि, ये हैं यमुना की सहायक नदियाँ। उससे पहले वाले पेपर में टोन्स, गिरी, आसन और एक और नदी दी थी, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, दिया था। तो आपको याद रखनी है हनुमान गंगा, कृष्ण गंगा, कृष्णागाढ़, भद्री गाढ़, कमलगाढ़, टोन्स, गिरी, आसन, ये सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गंगा तंत्र अगर हम देखें, भागीरथी, अलकनंदा, नयार, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी, बाण गंगा,
आदि ये गंगा नदी तंत्र के सहायक नदियां हैं। गंगा की उपतंत्र है भागीरथी। भागीरथी की कौन कौन सी नदियां हैं वो देखेंगे हम। तो भागीरथी की है जानवी या जाड़ गंगा, सियांग गंगा, भिलांगना आदि। ठीक है। और रुद्र गंगा, बिलुन गंगा, केदार गंगा, ये सारी किसकी हैं? गंगा की उपतंत्र जो है भागीरथी की। अब देखेंगे गंगा की उपतंत्र अलकनंदा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अलकनंदा की है लक्ष्मण गंगा, सरस्वती विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा, बालखिल्य बिरही गंगा या बिरथी, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर मंदाकिनी, कंचन गंगा, शीर गंगा, कवन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा आदि। गंगा की उपतंत्र नयार नदी। नयार नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पश्चिमी एवं पूर्वी नयार। ठीक है। अब काली नदी जो हमारा सबसे पूर्वी तट बनाता है, तो उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली गंगा की है कुठियांगटी जो सबसे पहले काली में मिलती है, फिर पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया आदि। लधिया सबसे लास्ट में मिलती है काली गंगा में, सबसे पहले है कुठियांगटी। काली नदी की उपतंत्र कुठियांगटी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? संखचुमना, निरकुट, थुमका। काली के उपतंत्र पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लिस्सर, दारमा, नांदारमा, सेलायांगटी, कंचुचित। ठीक है। ये सारी इसकी जो पूर्वी धौली गंगा है इनकी सहायक नदियाँ। अब काली की उपतंत्र है गोरी गंगा। गोरी गंगा की सहायक नदियाँ हैं सुनकल्पा या रमलगाड़, मंदाकिनी, गोनखागाड़ आदि। काली के उपतंत्र सरयू नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? गोमती, पूर्वी रामगंगा, पनार आदि। तो ये सारी इनकी जो उपतंत्र हैं उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो हम सबके 1 बाय 1 सारी नदियाँ देखेंगे अभी, कौन सी कहाँ से किससे मिल रही है। ठीक है। उनके उपतंत्र भी हमने पीछे अभी डिटेल में देखेंगे। अभी ये याद रखने ताकि आप कहीं पे बैठे तो ऐसे सुन के आपको वापस से रिवाइज हो जाए। अभी हम पूरा डायग्राम बना के देखेंगे, चीज़ें इंडिविजुअली देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना, टोन्स आदि नदियाँ महान हिमालय से निकलती हैं। महान या ग्रेट हिमालयाज जो हमने देखा था इससे पहले यूनिट में। पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोसी, गौला, पनार, लधिया आदि नदियाँ मध्य हिमालय से निकलती हैं। बेगुल, निहाल, सोंग, रिस्पना, नंधौर, भाखड़ा, ढेला, मालिन आदि नदियाँ बाह्य हिमालय, शिवालिक या दून से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यमुना नदी तंत्र। ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से निकल रही है यमुना नदी। सबके उद्गम क्षेत्र आप याद रखिएगा कि निकल कहाँ से रही है, तो बंदरपूंछ उत्तरकाशी से निकल रही है यमुना। ठीक है। यमुना के दक्षिणी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी व देहरादून में बहते हुए यह राज्य से बाहर निकल जाती है। हनुमानगंगा, कृष्णगाड़, बनाड़गाड़, कमलगाड़ और खतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, पुजारगाड़, टोंस, आसन आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं यमुना की। यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस है जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। ठीक है। यह उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ के उत्तरी ढाल से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। तो टोंस निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से और यह यमुना से मिल जाती है। से निकलने वाली रूपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन सुपिन नदी से मिलकर बनी है, जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यह कालसी डाक पत्थर के बीच में यमुना से मिल जाती है।
ठीक है। टोंस नदी, टोंस या तमसा से मिलने के बाद यह यमुना देहरादून अथवा अर्थात उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, आगे बढ़कर और आगे बढ़ती जाती है। टोंस के बाद देहरादून में रामपुरी मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। ठीक है। आसन आसा रोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती है और धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। यमुनोत्री से धालीपुर तक अर्थात उत्तराखंड से यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री के से इलाहाबाद तक इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखनी है याद, कि यमुना नदी निकल कहाँ से रही है? बंदरपूछ से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, ये आप मान लीजिए ये रहा बंदरपूछ। बंदरपूछ से निकल रही है, उद्गम आपको याद रखना है। फिर रूपिन सुपिन मिलके रूपिन सुपिन दो नदी मिलके फिर उस तमसा नाम से जानी जाती है। फिर जब उत्तराखंड में एंटर करती है तो उसके बाद ये मिलती है यमुना से, टोंस नदी, जिसको पहले तमसा नाम से भी जानते हैं। तथा ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर भी बनाती हुई आती है। ठीक है। फिर बाद में इसमें आसन नदी भी मिलती है। ठीक हो गया। टोटल 136 किलोमीटर है उत्तराखंड में यमुना की लंबाई। ठीक है। अब कुछ नदी बेसिनों के क्षेत्र देखते हैं। सबसे ज़्यादा नदी बेसिन क्षेत्र किसका है? काली का। बेसिन मतलब कि कोई भी नदी है। नदी बेसिन क्या होता है? सपोज ये कोई नदी है, इससे यहाँ से एक नदी मिल रही है, यहाँ से एक नदी मिल रही है, यहाँ से एक नदी मिल रही है, यहाँ से एक नदी मिल रही है। तो ये पूरा एरिया, जो ये सारी नदियाँ मिला के जो ये एरिया बना रही है, ये पूरा क्या वो कहलाता है? वो नदी बेसिन। जो भी नदी होगी, नदी का बेसिन कहलाता है पूरा क्षेत्र। जितने में वो नदियाँ इधर उधर से आके मिल रही हैं, तो पूरा क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नदी बेसिन किसका है? काली का। काली या शारदा, इसका 11,467 वर्ग किलोमीटर, इतना इसका पूरा नदी बेसिन है। सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है उत्तराखंड की। कौन सी है? काली नदी। फिर अलकनंदा है, फिर भागीरथी, फिर कोसी, फिर रामगंगा, फिर यमुना, फिर टोंस, फिर नयार। ठीक है। उत्तराखंड में नदी बेसिन का क्षेत्रफल है ये। अब हम देखते हैं गंगा तंत्र, यमुना तंत्र से पूर्व। ठीक है। गंगा तंत्र देखते हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग में जाना जाता है। उससे पहले इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, उसके बाद से यहाँ से भागीरथी, ये आई अलकनंदा, ये जहाँ पे मिल रहे हैं इस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। और इन दो नदियों को क्या कहा जाता है? सास बहू कहा जाता है। ये अलकनंदा है, जो चमोली से निकल रही है, और ये है भागीरथी। तो ये देवप्रयाग में मिलते हैं। अब इसका नाम होता है गंगा। ठीक है। उससे पहले ये नदी कहलाती है भागीरथी। भागीरथी का उद्गम क्षेत्र है गौमुख। ठीक है, ये याद रखना आप। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, तो पौड़ी व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार नादगंगा मिलती है। आगे बढ़ने पर देहरादून के पास ऋषिकेश के दाईं ओर चंद्रभागा नदी, और फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर रायवाला के पास सोंग नदी मिलती है। सोंग नदी
गंगा की सहायक नदी है, टोन्स नदी यमुना की है, ये याद रखना। कुछ कुछ नाम सिमिलर होते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। सिसवा, वाल्दी, विद्यालना, रौ आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देहरादून के नगर के मध्य से प्रवाहित रिस्पना व विंदाल नदियां सिसवा की सहायक नदियां हैं। हरिद्वार जिले में गंगा में रतमऊ व सोलानी नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक अर्थात राज्य में गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है किसकी, गंगा की लंबाई, ठीक है, याद रखना। अब हमने देखा था कि गंगा नाम ये देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद यहाँ से गंगा नाम होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं भागीरथी उपतंत्र, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भागीरथी उपतंत्र पढ़ने वाले हैं। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री कस्बे से निकलती है। सबकी आपने मतलब कहाँ से निकल रही है वो चीज़ याद रखना है। उद्गम क्षेत्र, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है वो याद रखना है आपने। तो भागीरथी ओरिजिनेट हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर के पास हिमनद गौमुख नाम से निकलती है भागीरथी, गंगोत्री के पास गौमुख नामक स्थान से। गौमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी की में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती हैं। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्र गंगा, फिर जानवी, फिर जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, विलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। ध्यावत है कि रुद्र गंगा रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। जाड़ गंगा थालमा दर्रे के पास से निकलती है। और भैरव घाटी के में भागीरथी मिलती है। केदार गंगा केदारताल से निकलती है। असीम गंगा डोडीताल के पास से निकलती है। गंगोरी के पास निकट से भागीरथी निकलती है। सिया गंगा झाला के पास भागीरथी में मिलती है। गणेश प्रयाग अर्थात पुराना टिहरी शहर जो कि अब डैम में डूब चुका है, में भागीरथी से भिलंगना मिलती है। अब है भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। तो गौमुख निकल रही थी भागीरथी, ये रहा गौमुख। गौमुख निकल रही है, भागीरथी गौमुख से निकल रही है। और भागीरथी की सहायक नदी है कौन सी, भिलंगना। ये इधर साइड से नहीं, इधर साइड से निकलती है भिलंगना। भिलंगना, तो ये कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, भिलंगना का उद्गम क्षेत्र है खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ कहीं है, मैं इसका नाम यहाँ लिख देती हूँ, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग। तो भिलंगना निकल रही है खतलिंग ग्लेशियर से। भिलंगना किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, ये याद रखना आप, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है जो कि अपेक्षाकृत अधिक जल लाती है, ठीक है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं, भागीरथी की लंबाई गंगोत्री से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने भागीरथी उपतंत्र देखा, अब हम देखेंगे अलकनंदा उपतंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारे पंचप्रयाग मिलते हैं, ठीक है। तो अलकनंदा प्राचीन नाम विष्णु गंगा, अलकनंदा का प्राचीन नाम था विष्णु गंगा। चमोली के उत्तर भाग सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा का उद्गम देख रहे हैं हम, ये यहाँ पे सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है कौन, अलकनंदा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगी, उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर अलकापुरी बांग हिमनद के सतोपंथ ताल से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में मिलती है। मतलब पूरी सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है 195 किलोमीटर, ठीक है, 195 किलोमीटर है। देवप्रयाग में इसमें भागीरथी नदी मिल जाती है। यहाँ पर ये
यहाँ पे देवप्रयाग समझो, तो ये भागीरथी और अलकनंदा का मिलन यहाँ हो जाता है, इसको देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग इसी अलकनंदा में है। सबसे पहले इसमें मिलती है सरस्वती नदी, फिर ऋषि गंगा 2, पश्चिमी धौली गंगा, बिरथी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अलकनंदा की सर्वप्रथम नदी जो मिलती है वो है लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पुष्पावती नदी। आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिलती है। सबसे पहले इसमें नदी तंत्री हट गया, ये अलकनंदा तंत्र। सबसे पहले इसमें लक्ष्मण गंगा मिल रही है, ठीक है, फिर सरस्वती नदी मिल रही है, ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। फिर यहाँ पे आ गया विष्णु प्रयाग, यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा मिल रही है इसमें, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम क्षेत्र नीति क्षेत्र में स्थित धौलागिरी के कुंडल श्रेणी है। ऋषि गंगा फर्स्ट, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी और धौली गंगा आदि की सहायक नदियां हैं। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आके नंदाकिनी मिलती है, फिर पिंडर मिलती है, ठीक है, और फिर मंदाकिनी मिलती है, फिर यहाँ से भागीरथी मिलती है। तो ये पंच प्रयाग भी इसी में, ठीक हो गया। ये पूरा नदी तंत्र याद रखना है आपने, ये पूरी अलकनंदा नदी तंत्र है, इसी में ये पंच प्रयाग हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि सब सारी नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। पंच प्रयागों के नेम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपने पूरे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कभी इनको क्रम में लगाने को दे देते हैं। विष्णु प्रयाग से नीचे वो नंद प्रयाग से ऊपर अलकनंदा में बलखिल्य, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा आदि नदियां मिलती हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, देव प्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी सास बहू का मिलन होता है, ठीक है। तो पंच प्रयागों में कौन कौन से हैं? देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ठीक है। इनको एज इट इज याद रखना है। सबसे पहले होता है विष्णु प्रयाग। आपको पंच प्रयागों का क्रम याद रखना है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। आपको इनको क्रम के हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा प्रयाग आता है? विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ये पंच प्रयागों का क्रम है, इनको क्रम वाइज याद रखना है आपको, ठीक है। और कौन सी नदी कौन से प्रयाग में मिल रही है? नंद प्रयाग में मिल रही है नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में मिल रही है पिंडर नदी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नयार नदी उपतंत्र, ठीक है। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाटी के पास फूलचट्टी नामक स्थान से गंगा की बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। गंगा में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। ध्यावत है कि नयार नादगंगा नदी दो नदियों पूर्वी और पश्चिमी नयार के सतपुली के पास मिलने से बनी है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी नयार दूधातोली के पास के दक्षिणी पश्चिमी जखमोलीधार श्रेणी से सियोंसी गाड़ नामक स्थान से निकलती है, जबकि पश्चिमी नयार दूधातोली के उत्तरी पश्चिमी ढाल से शोलीगाड़ व ढाई जोलीगाड़ नामक दो स्थानों से निकलती है। अब हम पश्चिमी रामगंगा देखेंगे।
पश्चिमी रामगंगा का उपनाम है रथवाहिनी तंत्र। गंगा तंत्र से पूर्व यह नदी पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले हुए दूधातोली श्रेणी से पूर्वी ढाल से निकलती है। चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी में यह 155 किलोमीटर बहने के बाद यह राज्य से बाहर निकल जाती है। पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। बिरमा, गागस, विनो आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी या कोसिला, यह नदी कोसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है? धार पानी धार, बागेश्वर के कौसानी से धार पानी धार से निकलती है और रामगंगा के ठीक पूर्व के उसके समांतर अल्मोड़ा, नैनीताल, यूएस नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। रामगंगा में ऐसे यह मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यह रामगंगा में मिल जाती है। कुमाऊं में इसके घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। तो कोसी के पूरे नदी तंत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। देवलगढ़, कुमाऊं में मिनोलगढ़, सुमालीगढ़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं दापका नदी तंत्र। कोसी के ठीक पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलकर नैनीताल के यूएस नगर में बहते हुए बाजपुर के पास राज्य से बाहर निकल जाती है। अब आते हैं बकरा नदी। बाकरा नदी या दापका से पूर्व और उसके समांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल से निकलती है। नैनीताल तथा यूएस नगर में बहने के बाद यह खानपुर यूएस नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। फिर गौला नदी आती है। गौला नदी या गार्गी नदी से बोलते हैं। बकरा नदी के पूर्व से उसके समांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलकर नैनीताल के यूएस नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा यूएस नगर के पास राज्य से बाहर निकल जाती है। अब देओहा नदी। गौला नदी से पूर्व और उसके समांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल से निकलकर यूएस नगर में बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। नंदौर नदी नैनीताल के चोरगलिया के पास देओहा नदी से निकलकर यह नदी नानक सागर, नैनीताल, यूएस नगर के बॉर्डर पर स्थित में समाहित हो जाती है। नंदौर के पूर्व में दो छोटी छोटी नदियां नामक सागर में मिली हैं। अब हम देखते हैं काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र क्या है? ये सबसे साइड का मतलब पूर्वी साइड का बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड का। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नदियां इसके उपतंत्र हैं ये सारी हम देखेंगे। ये काली नदी है जो कि उत्तराखंड गलत बना दे। ये सपोज ये काली नदी तंत्र है, मानते हैं ये काली नदी तंत्र है। तो काली को शारदा भी बोलते हैं। ठीक है। और सबसे पूर्वी नदी है। तो ये कहाँ से निकल रही है? जैक्सर श्रेणी से निकलती है। ठीक है। तिब्बत में है जैक्सर श्रेणी, वहाँ से निकलती है। लिपू लेक दर्रे के पास काला पानी आश्रम, जैक्सर श्रेणी के पास काला पानी आश्रम है, वहाँ से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है। यह नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में प्रवेश करती है और टनकपुर चंपावत से बाहर निकल जाती है। मतलब बाहर कहाँ निकलती है? ये नेपाल में प्रवेश करती है टनकपुर से। पूर्णागिरी के पास बरमदेव मंडी के पास नदी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। ठीक है। ये नेपाल में शारदा नदी के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है। कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रवेश करती है कुठियांगटी नदी। ठीक है। फिर पूर्वी धौलीगंगा, कुठियांगटी नदी, पूर्वी धौलीगंगा और फिर गौरी गंगा। तो गौरी गंगा और काली गंगा, ये काली गंगा हो गई और ये गौरी गंगा, ये कहाँ पे मिलती हैं? ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये जौलजीवी नामक स्थान पर मिलती हैं। जौलजीवी
यहाँ हर साल जौलजीबी का मेला भी लगता है। ठीक है, फिर इसमें मिलती है लोहावती नदी, फिर मिलती है सबसे लास्ट जो नदी मिलती है इसमें लधिया नदी मिलती है। उसके बाद ये टनकपुर से होते हुए नेपाल में प्रवेश करती है लधिया नाम से, नहीं शारदा नाम से। ठीक है, सबसे पहली नदी इसमें कुठ्यांगटी है और सबसे लास्ट नदी इसकी लास्ट सहायक नदी है लधिया नदी। ठीक है, इनके उपतंत्र याद रखना। तो सबसे इसकी पूरा काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका नदी बेसिन भी बहुत बड़ा है, 11,000 कुछ सेंटीमीटर हमने देखा था पीछे मीटर। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई है 252 किलोमीटर उत्तराखंड में। कुठ्यांगटी नदी इसकी सबसे पहली उपतंत्र है। यह काली की प्रारंभिक सहायक नदी है जो जैक्सर श्रेणी के पश्चिम ढाल में संग चुमना निकुर्ट तथा थुमका कुठ्यांगटी की इसकी सहायक नदियां हैं। फिर पूर्वी धौली गंगा मिलती है इसमें कुठ्यांगटी के बाद काली में दाईं ओर से स्यालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर। ठीक है, तो पूर्वी धौली गंगा और काली गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? खेला नामक स्थान पर। तीसरी नदी है गोरी गंगा। गोरी गंगा और काली गंगा का मिलन होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे सरयू उपतंत्र। फिर सरयू नदी मिलती है। काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली नदी है सरयू नदी। बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में उत्तर स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसके तट पर है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये सरयू नदी। ठीक है, सरयू की प्रथम सहायक नदी है गोमती जो बागेश्वर में सरयू के पास से मिल जाती है। ध्यावत है कि गोमती बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी से निकलती है। काकड़ी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। काकड़ी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व स्थित रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा मिलती है जो कि पिथौरागढ़ की पोंटिंग तथा नामिक हिमनद से मिलती है। पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर है। भुजपत्रीगाड़, गगरिया, काला पानीगाड़, बेरलगाड़ आदि पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लास्ट कौन सी है उपतंत्र गंगा की? लधिया नदी। लधिया नदी उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है जो काली से मिलती है। यह काली की चूका चंपावत के पास मिलती है काली में। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लधिया पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। अब कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं। ये पूरा नदी तंत्र था, अब कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं हम। झीलें, ठीक है, अपने देश में कई प्रकार की झीलें हैं। यथा विवर्तनिक की झीलें जैसे जम्मू कश्मीर का वुलर झील, ज्वालामुखी झील जैसे महाराष्ट्र के लोनार झील, लेगून या अनूप झील जैसे उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र का कोलेरू झील, वायुजनित झील जैसे राजस्थान की सांबर झील, डडवाना, पंचभद्रा, लून, कर्णसर एंड हिमानी झीलें जैसे उत्तराखंड की झीलें हैं। हिमानी झीलें वो हैं जो नदियों से आके ऐसे करके झीलें बनी हुई हैं। राज्य में झीलों के अलावा खाल एवं कुंठ भी मिलते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। खाल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की झीलें या ताल हम देखते हैं पहले कुमाऊं क्षेत्र की झीलें या ताल। तो नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे ताल मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है नैनीताल, इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले आयोग ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ऋषि सरोवर किसका नाम है, तो नैनीताल का नाम है ऋषि सरोवर। ठीक है, फिर आता है भीमताल। नैनीताल त्रिभुजाकार, बीच में द्वीप, पानी गहरा नीला, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। फिर नौकुचिया ताल, इसके 9 कोने हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। ठीक है, सबसे बड़ा ताल है भीमताल, सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। 7 ताल। नैनीताल छोटे छोटे कई तालों का समूह है, आकृति अश्वखुर के समान है।
सात ताल की आकृति अश्वखुर के समान है। इसके गढ़ तरुल ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल है। खुरपा ताल नैनीताल सबसे गहरा हरा जल खुरपा ताल का है। सूखा ताल आता है, फिर मालवा ताल, सड़िया ताल तथा हरीश ताल, ये भी नैनीताल में है। गिरी ताल उधम सिंह नगर में है, काशीपुर में। द्रोण ताल भी काशीपुर में है, उधम सिंह नगर। सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। तड़ाग ताल अल्मोड़ा। श्यामल ताल चंपावत। श्यामल ताल श्याम रंग का जल किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है श्यामताल के। फिर झिलमिल ताल है चंपावत में, टनकपुर के पास। इसका जल भी बिल्कुल नीला होता है। भीमताल के बारे में देखते हैं हम। काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित यह झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर है और चौड़ाई 447 मीटर है। गहराई 26 मीटर। त्रिभुज के आकार की ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। पर्यटकों की सहायता के लिए नौका विहार की। अब आते हैं नौकुचिया ताल। यह नैनीताल के 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है और 9 कोनों वाली ताल है। फिर नैनीताल का उपनाम है त्रिऋषि या सरोवर नगरी। ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1937 मीटर ऊंचा। ये झील चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कभी कभी आपसे ये 7 पहाड़ियों के नाम पूछ सकता है। आयारपाता, देवताल, हार्डीवाडी, चीना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया, कांटा और शेर का डांडा, ये 7 पहाड़ियाँ हैं जिनसे नैनीताल घिरा हुआ है। जिसमें सबसे ऊंचा पीक है चीना पीक या चाइना पीक या नैना पीक। ठीक है। अब हम देखते हैं 7 ताल। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर, भीमताल से 4 किलोमीटर दूर स्थित कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है ये। नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल इसकी प्रमुख है। ठीक है। 7 ताल इसमें मिले हुए हैं। फिर आता है खुरपा ताल नैनीताल कालाढूंगी मार्ग में नैनीताल से 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। फिर द्रोणा ताल उधम सिंह नगर काशीपुर में है। गिरिताल भी यूएस नगर में ही है। झिलमिल ताल टनकपुर चंपावत में। श्यामला ताल चंपावत में। और तड़ाक ताल है अल्मोड़ा में, जिसमें 3 सुंदर सुरंगें बनी हुई हैं। तड़ाक ताल में 3 सुंदर सुरंगें बनी हुई हैं। अब यहाँ अभी ये सारी थी कुमाऊं क्षेत्र की झीलें। अब हम गढ़वाल क्षेत्र की झीलें देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की झीलें सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में यह गढ़वाल की सबसे बड़ी झील, बड़ी व गहरी झील है सहस्त्र ताल। ठीक है। जैसे कुमाऊं की भीमताल थी सबसे बड़ी ताल, सबसे गहरी ताल थी नौकुचिया ताल, वैसे ही गढ़वाल क्षेत्र की सहस्त्र ताल सबसे गहरी व बड़ी है। फिर यमताल सहस्त्र ताल के समीप ही है यमताल। महासर ताल सहस्त्र ताल के समीप है महासर ताल भी। बासुकी ताल यह टिहरी गढ़वाल में है, बासुकी ताल भी। मंसूर ताल यह भी टिहरी के खतलिंग हिमनद के पास है। अप्सरा ताल टिहरी में। फिर अप्सरा ताल को अछरिया ताल भी कहते हैं। भिलंग ताल ये भी टिहरी में। तो गढ़वाल क्षेत्र की ज़्यादातर तालें टिहरी में स्थित हैं। ठीक है। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल दूधा तोली श्रेणी में। ताराकुंड दूधा तोली। रूपकुंड चमोली, रूपकुंड को रहस्य ताल भी कहा जाता है। होमकुंड चमोली, लोकपाल चमोली, सतोपंथ चमोली। ठीक है। इनकी लोकेशन याद। सबसे पहले हम देखेंगे सहस्त्र ताल, ये टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, जिसमें 3 मुख्य ताल हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है सहस्त्र ताल।
अब देखते हैं यमताल। यह ताल टिहरी के सहस्त्र ताल के समीपी है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। कभी पूछ ले कि कौन सा ऐसा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो यमताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। फिर आता है महासर ताल। सहस्त्र ताल झील से कुछ दूरी पर बालगंगा घाटी पर स्थित कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। ये दो ताल भाई बहनों का ताल कहा जाता है महासर ताल को। ठीक है, महासर ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भाई बहनों का ताल कौन सा ताल है, तो महासर ताल को भाई बहनों का ताल कहते हैं। बासुकी ताल, ये भी टिहरी में है। लाल पानी वाला अनूठा ताल है। तो लाल पानी वाला ताल कौन सा है? अनूठा ताल, बासुकी ताल। ठीक है, यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। लाल रंग का पानी है इसका और नीले रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है बासुकी ताल। मंसूर ताल, यह टिहरी के घुंतू के पास खतलिंग ग्लेशियर में के ठीक सामने स्थित है। इसके पास भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा भी निकलती है यहाँ से। तो जो मंसूर ताल है, यहाँ राजहंस को भी देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं अप्सरा ताल। अप्सरा ताल यह टिहरी के पास स्थित है। इसके झील के संबंध में कहा जाता है कि हिमालय की अप्सराएं यहाँ स्नान करती हैं। इसे आछरी ताल भी कहा जाता है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट रूपकुंड ताल। चमोली जिले में धराली विकासखंड के वेदनी बुग्याल के पास यह ताल स्थित है। शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए इस झील का निर्माण करवाया था। कहते हैं कैलाश जाते हुए माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, रूप कुंड में, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है। जिससे यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। यहाँ से त्रिशूली या नंदा घुंगटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ के राजा यश धवल और रानी बल्पा तथा उन्हें उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि अभी भी इस ताल में कंकाल मिलते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस झील को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। अब देखते हैं होम कुंड। यह झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर स्थित है। माना जाता है कि नंदा का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था। इसी स्थान से 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाले नंदा राज्यात यात्रा में 4 सिंहों वाला मेड़ा खाटू अकेला जाता है। लोकपाल या हेमकुंड चमोली में स्थित इस झील के किनारे सिक्कों के 10वें गुरु हेमकुंड में, ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। तो हेमकुंड लोकपाल में सिक्कों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या कहाँ पर की थी? लोकपाल या हेमकुंड में। ठीक है, एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी यही है। इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। यह झील पर्वतों से घिरी हुई है, 7 पर्वतों से। अब आते हैं सतोपंथ ताल से। बद्रीनाथ के से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दुर्गम पहाड़ी में समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल में 3 कोण हैं। मान्यता के अनुसार 3 कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सरवदी ताल या गांधी सरोवर। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मंदिर के से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ताल 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई, इसलिए इस स्थान को गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। गांधी सरोवर कौन से ताल को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सरवदी ताल या चौराबाड़ी ताल, इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। बिरही ताल गौना झील, यह चमोली में भीमतला के आगे दाहिनी ओर स्थित मंदिर है। ब्रिटिश काल में यह झील बहुत बड़ी थी और इसमें नावें चलती थी। बिरही ताल या गौना झील। बेनीताल चमोली के कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किलोमीटर।
से 5 किलोमीटर दूर स्थित है ये ताल, बेनीताल। लोकेशन याद रखना, बेनीताल, चमोली, कर्णप्रयाग। लिंगाताल, चमोली के फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। लिंगाताल, लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। मध्य में सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में भव्य दिखाई देता है। इस ताल के कुछ ही दूरी पर फूलों की घाटी आंचरी ताल है। मातृका ताल, चमोली के फूलों की घाटी में स्थित लिंगाताल के उत्तर शिलाखंडों के पार यह झील स्थित है। इसे देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। नरसिंह ताल, मातृका ताल से आगे यह झील स्थित है जो मातृका ताल और लिंगाताल से छोटा है। सिद्धताल, नरसिंह ताल से आगे ऊंचाई पर स्थित इस झील की तलहटी में स्लेट चट्टानें पाई जाती हैं। नचिकेता ताल, यह ताल उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है। डोडी ताल भी उत्तरकाशी जिले में है। जो डोडी ताल है इसमें 6 कोने, षटकोण या सुंदर मछलियां, द्राउट के लिए प्रसिद्ध है ये डोडी ताल। ठीक है। फिर केदार ताल आता है। केदार ताल है उत्तरकाशी के गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में यह ताल स्थित है। फिर है सरताल, सरताल है उत्तरकाशी तहसील में। ठीक है। आपको लोकेशन याद रखनी, ये जो ताल हैं ये कहाँ स्थित है आपको मिलाने के लिए दे देंगे या सीरीज में लगाने को दे देंगे। रोही ताल, ये भी उत्तरकाशी में है। भड़ासर ताल, ये भी उत्तरकाशी में है। फाचकंडी बयाताल उत्तरकाशी में, इसमें उबलता हुआ जल रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि उबलता हुआ जल कौन से ताल का रहता है, तो फाचकंडी बयाताल का। ठीक है। खेड़ा ताल उत्तरकाशी जिले में, इसका पानी अत्यंत स्वच्छ होता है। खेड़ा ताल का उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में है ये देवरिया ताल। फिर है बदाणी ताल, रुद्रप्रयाग जिले में है बदाणी ताल। यहाँ प्रत्येक वर्ष झील के किनारे मेला लगता है। भेंकताल है रुद्रप्रयाग में। इसका आकार है अंडाकार। भेंकताल का आकार है अंडाकार। अब कुछ ग्लेशियर्स हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है। ठीक है। महाहिमालय के हिमाच्छादित भागों में एक विशेष ऊंचाई के नीचे स्थित हिमखंडों जिनमें खिसकने गलने आदि की क्रिया होती रहती है, उनमें हिमनद या हिमानिया या बर्फ की नदी बमक कहते हैं जिन्हें। इनमें प्रमुख हैं, सबसे पहला है गंगोत्री हिमनद। उत्तरकाशी जिले में यह स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री हिमनद। यह 30 किलोमीटर लंबा तथा 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह कई हिमनदों रतनवत, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश मान से जुड़ा हुआ है। इस हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री के तक सड़क मार्ग से फिर 17 किलोमीटर पैदल यात्रा कर हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिमनद प्रति वर्ष 22.23 मीटर पीछे की ओर खिसक रही है। फिर आती है पिंडारी हिमनद। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में 30 किलोमीटर तथा 400 मीटर क्षेत्रफल वाला यह ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। कभी कभी आपको सीरीज में लगाने को दे देगा। गंगोत्री सबसे बड़ा है, फिर पिंडारी है, फिर तीसरा है मिलम हिमनद। पिथौरागढ़ नगर से निकलकर यह 200 किलोमीटर उत्तर में मुंशियारी तहसील में स्थित यह ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम, और वैसे सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। अब आता है फोर्थ, सतोपंत व भागीरथी हिमनद। ये दोनों हिमनद बद्रिका धाम से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग पर आराम कुर्सी की भांति स्थित है। ठीक है।
इस स्थान को अलकापुरी भी कहा जाता है, सतोपंथ व भागीरथी हिमनद को। फिर आते खतलिंग हिमनद। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित जोगिन स्टीफन प्रेसवार बार्थ क्वार्टर कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य यह स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग यही है, खतलिंग ग्लेशियर में। ठीक है, अब आते हैं चौराबाड़ी हिमनद। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह हिमनद 14 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकलती है। चौराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी निकलती है। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर भी है। ठीक है, बंदरपूछ हिमनद। यह उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ पर्वत की उत्तरी ढाल पर है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो कौन सा हिमनद कहाँ है? मिलम हिमनद पिथौरागढ़ है, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। काली ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़, हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़, पिनोरा पिथौरागढ़, रालम पिथौरागढ़। तो कभी कभी ऐसे सीरीज में लगाने को दे देते हैं कि कौन सी जगह में कौन सा ग्लेशियर है, तो ये भी याद रखना है आपको। पोंटिंग ग्लेशियर बागेश्वर आपने अलग से याद नहीं करना है, आपने बार बार इस वीडियो को सुनना है, तो आपको याद हो जाएंगे। जितनी बार आप सुनोगे उतने अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं तब भी इसे चला सकते हैं, तो आपको याद हो जाएंगी। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी और याद हो जाएंगी। तो सुंदर डूंगी ग्लेशियर है बागेश्वर, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर प्लस चमोली, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, मैकतोकी ग्लेशियर बागेश्वर, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी, बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तरकाशी, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी व रुद्रप्रयाग। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एंड रुद्रप्रयाग। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, हिप्राबकम बमक ग्लेशियर चमोली, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली, सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर चमोली। अब प्रमुख जलप्रपात, ये जलप्रपात की लोकेशन याद रखनी है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये देहरादून, भट्टा वो हार्डी प्रपात जलप्रपात ये भी देहरादून, और देहरादून व मसूरी, और टाइगर जलप्रपात देहरादून, चक्राता, वसुंधरा जलप्रपात देहरादून, कैंपटी जलप्रपात मसूरी, मसूरी से थोड़ी दूर टिहरी में कैंपटी जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? वाटरफॉल। ठीक है, पिथौरागढ़ के मुंशारी में बिरथी जलप्रपात। ठीक है, पिथौरागढ़ में बिरथी जलप्रपात, पिथौरागढ़ में भुरमुनी जलप्रपात, पिथौरागढ़ में भेलछड़ा जलप्रपात, नैनीताल में कॉर्बेट जलप्रपात, गरुड़ चट्टी प्रपात है पौड़ी में। ठीक है, उत्तरकाशी में गंगा पानी के पास खराड़ी जलप्रपात। अब कुछ ठंडे जल कुंड हैं, इनको याद कर लेना। तप्त या सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, गंगोत्री उत्तरकाशी, गंगानी उत्तरकाशी में है, ये गंधक युक्त जल है इसका। तप्त व सूर्य कुंड ये बद्रीनाथ चमोली में है। तप्त या सलधार या भाप कुंड है तपोवन जोशीमठ चमोली में। अग्नि बोहरी अमोला व गौरी कुंड है, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में। तप्त व मदन कोट कुंड है पिथौरागढ़ में। तो ये थी पूरी क्लास। बहुत अच्छे से परीक्षा वाणी का हर लाइन बाय लाइन हमने पूरी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें चाहिए तो नदी तंत्र का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी अलग से प्लेलिस्ट उसकी बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और परीक्षा वाणी लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है तो मेरे साथ इस सीरीज़ के साथ आपको चलना होगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट की, उसको आप स्टार्टिंग से देखिएगा, सेट 1 से एंड तक, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरी परीक्षा वाणी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बुक अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ के चीज़ें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई हैं इसमें।